उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ महासचिव श्री शोएब अहमद सिद्दीकी के पास आए हैं। आप राजनीति में आने से पहले बिजनेसमैन रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं और होटल्स के कारोबार से जुड़े रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करा है आपने। जिस तरीके से कहते हैं शख्स से शख्सियत बनने वाला, लोग कहते हैं शख्स से शख्सियत, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शोएब भाई ने अपना आपको एक शख्स से शख्सियत में तब्दील किया। बस मैं एक जगह एक ही क्वेश्चन करूँगा आपसे कि आप उत्तराखंड में हैं, आपने ज़ीरो से शुरुआत करके उत्तराखंड ही नहीं मुंबई, नोएडा, दिल्ली में अपना बिजनेस को जमाया है। लेकिन जब आपके मन में समाज के लिए सेवा करने की प्रेरणा किसी ने दी या किसने दी, एक तो मेरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा, आप समाज में जब काम करने के लिए उतरे तो राजनीतिक दल से जुड़े और समाजवादी पार्टी से जुड़े। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का अभी उतना वर्चस्व नहीं है। अभी तक उत्तराखंड के 3 चुनाव में किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। आप मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़े हैं, रात दिन लोगों के लिए लगे रहते हैं। खासकर आप हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की तरफ आपका ज़्यादा रुख रहता है। लेकिन एक ये भी है कि आप ही एक ऐसे मुस्लिम क्षेत्र के नेता हैं जो मुस्लिम एरिया के साथ साथ पूरे हल्द्वानी, लाल कुआं और काठगोदाम की तरफ आपका ध्यान रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा भाई साहब आपके साथ कि आप जब समाज के प्रति सेवा करने के लिए आए तो आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्जुन भूमि के आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अभी आपने खोला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जिस तरह पूछा कि समाजवादी पार्टी, अपनी सियासत समाजवादी पार्टी से ही शुरू क्यों की, जो आपका सवाल है, मैं आज आपको बता दूं, मैं अब से समाजवादी पार्टी में अभी आया हूँ और राजनीति में मैं 88-89 में ही आ गया था। कांग्रेस की राजनीति की, NSY में रहा, नगर अध्यक्ष रहा, उपमंडल अध्यक्ष रहा, स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज का चेयरमैन भी रहा, राजनीति करी। लेकिन राजनीति मेरा जो अपना मानना है कि राजनीति से कारोबार, जो मेरा दिल कहता था कि राजनीति से कारोबार नहीं कर सकता था मैं, और लोग राजनीति को कारोबार की तरह करते थे। तो जब मेरे पास कारोबार ही नहीं था तो मैं राजनीति कैसे करता? तो सबसे पहले मैंने चुना कि मैं पहले कारोबार करूंगा और राजनीति से हट गया था बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता था कि राजनीति मेरे बस की नहीं है। मुझे खुद एक नफरत थी एक नेता नाम से, नेतागिरी के नाम से। जैसे लोग कहते हैं ना कि कहीं कोई बात होती है और एक आदमी ने बीच में कोई सवाल उठाया या तू नेतागिरी मत कर, तो नेतागिरी वहाँ यूज़ करी जाती है कि जो आदमी बीच में आग लगाने का काम करता है या किसी को इस्तेमाल करने का काम करता है। तो मेरी बहुत नफरत करता था नेतागिरी से। लेकिन बात कही आपने समाज की राजनीति और समाजवादी पार्टी क्यों चुनी। देखिए, समाजवादी पार्टी में आने का मकसद ये था कि उत्तराखंड के अंदर, जब उत्तराखंड बना था, मैं उससे पहले उत्तराखंड से जा चुका था और अपना कारोबार कर रहा था। लेकिन जब यहाँ हालात कुछ ऐसे पैदा हुए थे, कुछ अच्छा खासा वोट बैंक था समाजवादी पार्टी के पास और लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और लोगों ने 15-16 साल समाजवादी पार्टी को बहुत साथ दिया था उत्तराखंड के अंदर। तो उन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसा हम चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में आओ और आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रहनुमाई करो। तो वो प्यार था, मेरे अंदर जज्बा भी था, चलो ठीक है, एक मौका मिला, ये भी करते हैं। जुड़ा, 3 महीने का टाइम मिला। 3 महीने के टाइम पर लोगों ने वो प्यार और वो इज्जत दी कि उम्मीद से ज़्यादा कहूँगा मैं ये 13,000 से प्लस वोट मिल गया अगर 3 महीने के अंदर, जिसमें लोगों का ये कहना था कि ये बाहर से आया है, जीतेगा तो जब भी आएगा, हारेगा तब भी चला जाएगा। ये विपक्षी दलों ने, जिनके जो 1 लाख चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने यही बात करती थी जनता के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी उस जनता ने वो प्यार दिखाया। उस प्यार की वजह से वो 13,000 वोट जो मुझे मिले थे उस टाइम पर, वो एक ऐसे दिल में बस गया था कि मैं उनको छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात थी, उनके पीछे हट भी नहीं सकता था। तो मैंने ये फैसला लिया था उस टाइम पर कि अब मुझे यहाँ रहकर समाज का काम करना है और सब समाज को जोड़ के चलना है। जो एक समाजवादी पार्टी का एक पहले जो ये रूप दिया गया था, वो ये एक समाज की पार्टी बना दी गई थी। और मैं मानता हूँ कि राजनीति पार्टी किसी समाज की नहीं होती, सर्व समाज की पार्टी होती है और सर्व धर्म को साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया है आज
कि लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जब धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, हमारा हिंदुस्तान शहर एक सेकुलर देश में गिना जाता है, और सेकुलर देश में अभी तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो अपने हल्द्वानी शहर की अगर बात करूँ तो हल्द्वानी शहर एक वो गुलदस्ता है कि जिसमें सब समाज एक दूसरे के त्यौहार बढ़ चढ़ कर साथ में मनाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ हल्द्वानी के अंदर कि एक दूसरे से नफरत करी गई हो। लेकिन ऐसे जो राजनीतिक दल आए हैं और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने वो फर्क पैदा जरूर कर दिया कि आने वाली जनरेशन में पहले लोग इससे नहीं जानते थे कि ये कौन है, कि ये मान लो ये अशरफ है या दूसरा अजय है। पहले ये कहते थे अशरफ है अजय, अब कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ये राजनीति की सोच इतना स्तर गिर चुका है। मेरा मानना यह है कि अगर जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर कोई वजूद नहीं है, एक समय ऐसा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी रूल करती थी, और जिस वोट बैंक को लेकर वो इस्तेमाल करके जो सियासत सत्ता में रही, उन्होंने उनको छला, उनके साथ बहुत भेदभाव करा, और उसी की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर से कांग्रेस पार्टी नागारद हो गई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर वोटों का इस्तेमाल किया, जनता को समझ में आ गया। भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद था हिंदुस्तान के अंदर? आज भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी राज कर रही है, प्रदेशों में राज कर रही है। तो वो तो एक समय आता है, पहले दिन से नहीं कि कोई पार्टी आ गई और आगे खड़ी हो गई और उसने अपनी सत्ता में आ गई। तो मेहनत की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, लोगों की समझ में आता है। अब आज आप बताइए, 21 साल हो गए हमारा प्रदेश बने हुए, जिस मकसद से प्रदेश बना था उत्तराखंड, वो मकसद तो अभी तक मैं समझता हूँ सॉल्व भी नहीं हुआ। प्रदेश में किस नेता ने इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित में ऐसा कौन सा काम किया? कोई नेता बताए कि हमने उत्तराखंड बनने के बाद जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पे किसी ने काम किया हो? क्या मुद्दे थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, हम तो ये दो मुद्दे मानते हैं। ये कहते हैं विकास की बात करते हैं लोग, या विकास के महापुरुष कहे जाते हैं, विकास की माता कही जाती है। मैं तो उनको मानते नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं समाज के अंदर। सिर्फ विकास जरूर हुआ है, वो हुआ नेता का अपना विकास, प्रदेश की जनता का कोई विकास नहीं हुआ। आप उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल हो गए, 21 सालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उत्तर प्रदेश के समय में, उसके बाद इन्होंने ऐसा कौन सा काम करा है कि जो कहें कि हमने प्रदेश का विकास किया है? प्रदेश के अंदर से इन्होंने बागबानी खत्म कर दी। प्रदेश की जो अपने टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर में इनका कोई ध्यान ही नहीं है, एजुकेशन में ध्यान नहीं है। अब आप ये देखिए, एक नेता इन पार्टियों का अगर बीमार हो जाता है तो वो तो हेलीपैड से उठा के यहाँ से एम्स शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। तो एक गरीब आदमी जब बीमार है तो उसके लिए क्या करा जाता है? जब यहाँ के नेता इन अस्पतालों में एडमिट नहीं हो सकते, तो ये आम जनता जिसके वोट पे ये सरकारों में आते हैं, उसके वोट से जीत के आते हैं, उसके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। तो जनता अब समझदार हो चुकी है। 21 साल पहले जब प्रदेश बना, जो बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था वो वोटर बन गया है। अब वो जागरूक हो गया है आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह वो अवेयरनेस अब आई है, वो वोटर उस टाइम जब मैं आया था, उस टाइम पर भी जो मेरे साथ यूथ जुड़ा था, मैं आज खुद कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे साथ उस टाइम जो यूथ जुड़ा था, बहुत से 80% लोग ऐसे थे जो वोटर नहीं थे। अब वो वोटर में तब्दील भी हुए, और जो एक पुराने हमारे जो बुजुर्ग चले आ रहे हैं, अब वो बच्चे अपने घर वालों से ये सवाल पूछते हैं कि आप 20 साल से 21 साल से जिस पार्टी को वोट दे रहे हो, उस पार्टी ने आज तक आपके लिए क्या काम किया है? अब बच्चे सवाल करने लगे हैं, उसके बाद जवाब नहीं है। यहाँ पर इनके घोषणा पत्र उठा के देखो आप, जो 2000 में था घोषणा पत्र, वो घोषणा पत्र आप इन पार्टी से मांगे देखो कि ये इनसे बोलो कि आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिससे कि आपको वोट दिया जाए, तो कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब ये बात करते हैं विकास की कि हमने बहुत विकास किया है, सड़कें बनाना, गलियाँ बनाना, रोड बनाना, ये विकास नहीं होता। ISBT का मुद्दा था, आप कहते हैं कि हमने ISBT बनाई थी, भाजपा ने उसको रोक दिया। मैं कहता हूँ उसमें भाजपा दोषी कम है, कांग्रेस सबसे बड़ी दोषी है। ISBT जिस टाइम सरकार में आए थे, उस टाइम पर उसका शिलान्यास करते, 5 साल के कार्यकाल में ISBT को जनता के हवाले करते, तो हम कहते कि हाँ तुमने विकास किया था। आपने विकास कहाँ किया? 300 करोड़ रुपए का आपने स्टेडियम बना दिया। उस स्टेडियम का मुझे ये बताएं कि किस वजह से बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? उसका जवाब कौन देगा? आपने 300 रुपये प्रदेश सरकार का लगाया है, उस गरीब जनता का खून का पैसा वहाँ लगा दिया है, जिसका कोई भी पैसे की वापसी नहीं है, किसी का उससे किसी को बच्चे को खेलने की वहाँ पर परमिशन नहीं है। आपने उसको कंक्रीट बना के खड़ा कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। वही काम ISBT में हुआ, आपने शिलान्यास किया, आपने किसी ठेकेदार को काम दे दिया। मैं तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, जो पैसा ISBT में जितने भी लाख रुपए खर्च अगर हुआ है उस जगह के लिए, 2 करोड़ खर्च हो चुका है, 2 करोड़
जो खर्च किया तो उत्तराखंड सरकार ने उस टाइम पर, जो भी सरकार में मौजूद थे, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उसके जवाब दिए 2 करोड़ रुपये कहाँ गया और क्यों खर्च किया गया। इसका पैसा जनता को मांगना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी में इसलिए हूँ कि एक सर्व समाज को साथ में लेकर चलने की बात करता हूँ, और वक्त आएगा, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल होगा, अच्छा भी होगा। मैंने जिस दिन पहला चुनाव लड़ा था, जो अपना पार्टी कार्यालय, चुनाव कार्यालय खोला था, उस दिन से आज तक अपना चुनाव कार्यालय बंद नहीं किया। जनता के बीच में बैठा हूँ, जनता की समस्याएं सुन रहा हूँ। ये वो नेता हैं जो 4.5 साल गायब रहते हैं, अपने पैसों के दर पर आखिरी के 6 महीने में आते हैं और जनता को रुझाने का काम करते हैं कि हमने ये किया, हम ये कर देंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, आपने क्या करा वो भी पूछेगी, और अब आगे करने की बात तो छोड़िए, आपने करा किया अभी तक। अगर आपको विकास करना है तो आप एक काम करिए, हल्द्वानी में बंदीपुरा है, हमारा डम्बरडुंगा है, इस तरह के जो भी क्षेत्र आते हैं, जो हमारे अभी मालिकाना हक जिनको देना चाहिए, आप उनको मालिकाना हक नहीं दे रहे, आप उनको सिर्फ मालिकाना हक दे दिए, अपना हमारे शहर का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। आदमी मजबूत होगा, शहर का विकास भी हो जाएगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे कि आप हमें कॉलेज बना के दो, हमें स्कूल बना के, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे मकान का हक दे दो, उसकी आप हमसे फीस लो फ्री होल्ड की, हम अपना विकास कर लेंगे। तो इनका रुझान नहीं रहा ना सरकारों का, सिर्फ और सिर्फ अपना इस्तेमाल किया। आप 21 साल पहले नेताओं की उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, 21 साल पहले ये नेता क्या थे और आज 21 साल के बाद ये नेता, नाम किसी का नहीं लूंगा, उन नेताओं की हिस्ट्री उठा के देखिए 21 साल पहले में इनका कितना विकास हुआ है। तो और अब आप देखो इस सरकार में, प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी 4 साल हो गए, इन 4 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री हमें दिया था जो अब कहते हैं कि वो योग्य नहीं था। अगर वो मुख्यमंत्री योग्य नहीं था तो उत्तराखंड की जनता को के ऊपर ऐसा अयोग्य मुख्यमंत्री क्यों बिठाया, क्यों खिलवाड़ किया उत्तराखंड की जनता के साथ में, जो जनता के 4 साल आपने बर्बाद कर दिए। अब आप कहते हैं हम नया चेहरे लेकर आए, आपके पास 50 से ऊपर विधायक, आपके पास एक विधायक में ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रदेश का नेतृत्व कर सके। आप एक लोकसभा से चेहरा लाके आप मुख्यमंत्री के चेहरे में बैठा देते। तो जब आपका चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री की, आपके पास कमान संभालने की आपका चेहरा नहीं, तो आप किस चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हो? और आपने 4 साल में ऐसा क्या काम कर दिया था जो अब आगे आप भारतीय जनता पार्टी आगे वोट मांगेगी? ये बेसिकली क्या है कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों मौन मित्रता की एक मिसाल है कि जब भाजपा सत्ता में होती है, विपक्ष में कांग्रेस होती है। पहले कहते हैं जब हम सरकार में आएंगे तो इनके घोटाले खोलेंगे, भाजपा भी यही कहती थी, कांग्रेस भी यही कहती थी। एक किसी का कोई घोटाला बता दे कि इसने इसका घोटाला खोला है, क्योंकि सब घोटाले में शामिल हैं। जब पक्ष कोई गलत काम करता है तो विपक्ष इसलिए नहीं बोलता कि वो भी उतना ही गुनहगार है, उन घोटालों में शामिल है, इसलिए वो जवाब नहीं खोलता। आप ये बताइए इन 4 सालों के सत्र की बात करें अगर विधानसभा की, हमारे क्षेत्रीय विधायिका हमारी माननीय डॉक्टर इंद्रजीत जी ने कौन सा यहाँ पे जमीनी मुद्दा उठाया सदन में, या किस गरीब की जनता की वहाँ बात करी है कि जो मुद्दे उनके थे, जिन मुद्दों पे वो सरकार में आए थे, उन मुद्दों में एक बार सदन में उठा के बात रखी है? तो ये लोग, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये उम्मीद से परे हो गए हैं। जनता इस बार 2022 के चुनाव में इसका जवाब चाहे भाजपा हो या कांग्रेस को देगी, और इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि अभी मुझे शोएब भाई की बहुत अच्छी बात लगी, एक अच्छी बात इतने नेताओं के इंटरव्यू लेने के बाद, कि 2017 में जो आपने अपना चुनाव कार्यालय खोला था वो अभी तक चुनाव कार्यालय बंद नहीं किया गया, और उसी कार्यालय से जनता से जुड़े हुए समस्याओं का निदान कर रहे हैं आप। दूसरी बात, आपका मानना है कि 2017 में मेरे साथ जो वोटर जुड़े थे उसमें 40-50% लोग जो थे, जो वोटर नहीं थे, वो मेरे अपने थे। आज वो वोटर के रूप में है और आपको 2022 के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और आपका मानना यह है कि वो जो मेरे लोग थे आज वो वोटरों के रूप में है और पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आपका क्या है कि हल्द्वानी विधानसभा सीट से ही आप चुनाव में? हाँ, मैं चुनाव हल्द्वानी में मेहनत करूँ तो हल्द्वानी से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कोई ऐसा सेलिब्रिटी, ये बात वही तो होती है ना, इन पार्टियों में क्या है कि आदमी रहने वाले कहाँ का है, आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर उसको भेज देते हो, वहाँ की जनता भावुक हो गया, ये चेहरा आ गया, उसको उन्होंने वोट भी दे दिया, 5 साल में गायब रहता है, उसके पोस्टर छपे मिलते हैं कि वो गुमशुदा की तलाश। तो ये तो आप ऐसे अपना वोट का बेकार क्यों करते हो? वो अपने वोट के, एक वोट के अधिकार को समझो, अपने वोट की अहमियत समझो और प्रत्याशी को चुनो। एक बात और कहूँगा आपसे, मैं कहता हूँ पार्टी मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी से, ये भी मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है, वो शहर की समस्याओं को, शहर की जनता के काम को आगे रख के करा के ला के दे सकता है, तो आप चुनो उसको।
कांग्रेस का है तो आप चुनो, उसने ऐसा काम करता है, जनता के बीच में रहो, जनता के सवाल पर काम करता हो। जो आदमी आपका काम ही नहीं करता तो आप पार्टी के लिए क्यों चुन रहा हो? आप तो काम करवाइए ना। अभी तीरथ रावत जी आ गए, अब उनके बयान में देख रहा हूँ 2-3 दिन से। पहला बयान फटी जीन्स। अरे आप पहले प्रदेश को, ये भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जुमला पार्टी है, 2 मदारी हमारे वहाँ घूम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और हमारे अमित शाह जी हैं। तीसरा मदारी एक हमारे यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और दे दिया गया है। ये वहाँ जाके मैं भी देख रहा था इनके भाषण बंगाल में चुनाव में, वहाँ ये घोषणा कर रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो स्कूलों पे ध्यान देंगे, हम अस्पतालों पे ध्यान देंगे। मैं कहना चाहता हूँ जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकारें हैं, पहले वहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे लो, आगे बहुत बात की बातें वहाँ पर आप पैर पे मत जमाओ। और एक ये आ गए कि वो जिसके घर में 2 लोग थे तो 5-10 कुंटल माल दे दिया, जिसके घर में 20 थे तो 50, उसके बाद 1 कुंटल माल मिल गया और आप भी पैदा करो। अब ये मुख्यमंत्री हमें बताएगा किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं। बड़े निंदनीय भाषण था। मैं जो ये मुख्यमंत्री के रूप में, जो मुख्यमंत्री हमारे कमान संभाल रहे हैं तो की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन मदारियों के हाथ में से सत्ता को इस बार जनता को लेना पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब सिद्दीकी की बात सुनी। आप सभी लोग कितना सहमत हैं आपकी बात से, आप हमें लाइक करके बताइएगा।